जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। किसी भी एग्ज़ाम को अगर एस करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द प्राइमरी थिंग आप कह सकते हो वो है आपका उसका PYQ देखना। किसी भी एग्ज़ाम को ले लें, ठीक है, चाहे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड आप जितना ऊपर जा सकते हो। आज से ये सीरीज़ आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वो है आपका BPSC, ठीक है। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ कि अगर आपको BPSC निकालना है, ठीक है, तो आपका जो स्टडी होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इन द सेंस प्री और मेंस। सिर्फ प्री निकाल का आपके कुछ नहीं होने वाला है। बट अभी जो मेन हमारा टारगेट है कि प्री हमारा सामने है, तो मेन फोकस उस पर रहेगा कि निकालना कैसे। इसको मैं फिर से वर्ड यूज करता हूँ, निकालना कैसे। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा एज ए स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है कि एग्जाम हमें निकालना है। अभी हमें अपना ज्ञान का यूटिलाइजेशन जो है इस तरीके से करना है कि हमारा प्री निकल जाए। मैं फिर से कहता हूँ, और मेंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज जो है सबसे पेपर हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले, जो अभी जो लेटेस्ट आपका BPSC के द्वारा एक एग्जाम लिया गया था AE का, ठीक है, उसमें जो 50 क्वेश्चन जो GS के आए थे वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे BPSC इस बार निकालना है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपके लिए लाई जाएगी, प्लस आपको वो बताया जाएगा जिससे आप प्री इजिली निकाल पाओगे। हम हर बार, ठीक है, जब हम एग्जाम गए हैं देने के लिए, ठीक है, इससे पहले वाला 70 BPSC रहा, ठीक है, पढ़ाते हुए हमने हर एग्जाम दिया है, ठीक है, और हमने वो निकाला है। तो इसका रीजन क्या है पता है कि एग्जाम का डिमांड क्या है वो आपको समझना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। और मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको BPSC निकालना है तो आपका जो स्टडी होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, प्री और मेंस आपको साथ में लेके चलना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए अलग फोल्डर हम लोग बना देंगे, बाकी जो हमारा मेन जो दरोगा है, ठीक है, उसका आपका एनालिसिस चलते रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन और बाइलिंगुअल है, बहुत मेहनत किया गया है, तो इसी के लिए सबसे पहले आप एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ आपको बाइलिंगुअल दिखेगा, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात पे सबसे पहले एक बार लाइक आप सबके तरफ से आना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप लोग जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये आपका चैनल है और आप लोगों के द्वारा ही चल रहा है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक दांडी मार्च के ऊपर दिया हुआ है और एक आपका भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर दिया हुआ है। पहला दिया हुआ कि दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था, ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट पेपर अभी BPSC का, ठीक है। दूसरा दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में आपका किया गया था। एक चीज अगर आपको पैटर्न अगर आपको समझ में है, तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो हमेशा से हर बार जितना BPSC एग्जाम लेगा उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। एक बार पूछ लिया जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ठीक है। आपका रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, ठीक है, तो सबको क्या हो जाता है, अलग अलग जेल में रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि बांकीपुर जेल में आपने सुना होगा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रख दिया जाता है। आप उसी प्रकार से आपने सुना होगा कि जो आपका अहमदनगर जो जेल होता है वहां आपका जेल नेहरू को रख दिया जाता है। उसी प्रकार से आपने सुना होगा कि जो JP थे, जिसको हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं, उनको हजारीबाग जेल में रख दिया जाता है। तो पूछा गया कब वो हजारीबाग जेल से भागे थे, तो आपको पता होगा दिवाली के रात को वो भागे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी फॉर्म कर लिए जाते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, तो इन दोनों को अगर देखोगे कि दांडी मार्च का नेतृत्व भारत में गांधी जी ने तो किया था, दांडी मार्च का नेतृत्व सबको पता है, ठीक है, बट वो 1932 में नहीं हुआ था। अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला हमारा दिया हुआ है दांडी मार्च, ठीक है। तो दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था आपको पता है वो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च से लेके 12 मार्च दैट मींस 1930 से लेके आपका कब तक चला था, 6 अप्रैल। और फैक्ट को की पॉइंट देखो, एग्जाम क्रैक करने का सबसे बेसिक मेथड है कि चीजों को आप लिखो, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये सब इजी है, बट यही चीजें आप अंडर प्रेशर गलत कर रहे हो, तो की पॉइंट्स लिखोगे तो और आपको हेल्पफुल होगा। तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। और जब ये 6 अप्रैल 1930 को जब वहां जाते हैं, और ये कहां से कहां तक जाते हैं, तो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक ये पहुंचते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम था दांडी यात्रा, ठीक है। ये कोस्टल एक एरिया है आपका गुजरात का, ठीक है, वहां पहुंचते साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचते हैं, ठीक है, और वहां जाके ये नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए उसी दिन से क्या होता है, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से दैट मींस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जस्ट पहले वाला कौन सा इवेंट था, तो आप बोलोगे दांडी मार्च था। दांडी मार्च कब से कब तक चला, तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 से चला, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। इनिशियली इसमें कितने लोग थे, तो 78 लोग इनके साथ थे जब इन्होंने स्टार्ट किया था, बट आगे चल के लाखों लोग इस रैली में, रैली नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, मतलब इस मूवमेंट में
जुटते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो 78 लोग ये थे। आगे चल के आप देखोगे कि इसी का इम्पैक्ट होता है कि आपने एक ये सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट। तो आपको पूछा जाता कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो इसी को अंत करके क्या होता है 5 मार्च को 1931 को क्या होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट कब होता है, तो ये आपका याद रखना है, ठीक है। तो जो पहला है कि दांडी मार्च वाज लीड बाय गांधी, ये सही है, बट 1932 में ये नहीं हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका 1930 का है, और इसका अंत में क्या होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस शुरू होता है। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आपको पता है अगर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहले ये कब लॉन्च हुआ था, तो आपको याद रखना ये जो लॉन्च हुआ था ये 8 मार्च को हुआ था, ठीक है, आपका 1942 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ये लॉन्च हुआ उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको याद रखना है अबुल कलाम आजाद। कौन थे आपके अबुल कलाम आजाद, ठीक है। कौन थे आपके अबुल कलाम आजाद थे, कौन थे आपके अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने अल हिलाल लिखा था, आपको पता होगा, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद, आपको इनका नाम याद रखना है, कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट थे। एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, मैं थोड़ा सा जल्दी में कनेक्ट कर देता हूं कि जो प्रस्तावना था क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो प्रस्तावना था, ठीक है, प्रस्ताव ये किसके द्वारा लाया गया था, तो याद रखिएगा चेयरमैन जो थे, प्रेसिडेंट जो थे आपके, वो तो अबुल कलाम आजाद थे, बट जो प्रस्तावना जो लाया गया था ये लाया गया था आपका जेएल नेहरू के द्वारा। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा हुआ था, याद रखिएगा ऑलरेडी ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो जेएल नेहरू ने क्या लाया था आपका प्रस्तावना लाया था, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखोगे, ठीक है, जो ये डू और डाई का नारा, ठीक है, इसको लिख दिया किसने, डू और डाई का नारा, ठीक है, तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली। मतलब करो या मरो का जो नारा दिया था ये किसके द्वारा मतलब बनाया गया है, ठीक है, इसको पिरोया गया है, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा। बट याद रखिएगा इसको फेमस किसने किया था इस स्लोगन को, तो गांधी जी ही थे, जो इस 1942 का जो सेशन हुआ था उसमें इन्होंने इस चीज को यूज किया था। इसी को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942। तो इससे हमें ये समझ में आ गया, दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो स्टेटमेंट हमारा कौन सा सही है, तो क्या केवल 2 सही है, केवल 1 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, या उपयुक्त नन ऑफ दिस। तो ये वाला हमारा 2 सही है। आप देखो 2 कहाँ है, तो आप देखोगे केवल 1 केवल 2 सही है, तो केवल 2 सही है मान सकते। क्वेश्चन भी यही पूछा था विच ऑफ द कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो केवल 2 सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि जो आपका स्टार्ट हुआ था आपका सभी आपका जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो कौन सा सही है, तो आपका 2 नंबर का ये सही है, ये चीज़ था, ठीक है। थोड़ा बेसिक हम लोग चीज़ों को लेते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ भी चीज मतलब क्वेश्चंस को लेके बना रहे। दूसरा क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज नहीं किया, मतलब सीक्वेंस भी नहीं चेंज किया, जैसे क्वेश्चन था बस आपके लिए बेहतरीन तरीके से सजा के ला दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है पोलावरम। तो पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है पूछा है, ठीक है, आपको ये बताना है पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है, आपको यहाँ पूछा गया है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। क्या है पोलावरम प्रोजेक्ट जो है क्या है, ये आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए पोलावरम जो प्रोजेक्ट आप देखोगे, इसका ऑप्शन देखोगे कि आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना है, योग और स्वास्थ्य से रिलेटेड है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण है, डेट मीन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, या आपका छत्तीसगढ़ का थर्मल पावर परियोजना है। बहुत ही बेसिक सा इन्होंने ऑप्शन बनाया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में एक क्या है आपका, ये एक डैम है, एक ये बांध है, ठीक है। हमने आपको जो चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो आपको याद रखना है गोदावरी रिवर। मैंने क्या बोला, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को और किस नाम से जानते हैं, तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगर आपको लिखे दक्षिण गंगा तब आप बोलोगे गोदावरी, दक्षिण की गंगा बोलेगा तब आप बोलोगे कावेरी। तो यहाँ है आपका दक्षिण गंगा बोले, वृद्ध गंगा बोले, तब आपको मारना है, आपको गोदावरी याद रखना है, ठीक है। अब जो ये गोदावरी है, ठीक है, आप सबको पता है गोदावरी जो निकलता है, ठीक है, आपका त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है, ये सबको पता है। त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र से क्या निकलता है, आपका गोदावरी निकलता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ से याद रखना है, इसमें कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट जो बांध बने हुए, सबसे पहला आप याद रखो, यही वाला याद रख लो जो है आपका पोलावरम। मैंने क्या बना, पोलावरम। तो जो पोलावरम है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, आपको अच्छे से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद याद रखिएगा जैकवाडी परियोजना, जैकवाडी परियोजना मतलब जैकवाडी प्रोजेक्ट, ये कहाँ है आपका, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक याद रखिएगा पुंचम पाद इसको बोला जाता है, या श्री राम सागर, क्या बोला जाता है, पुंचम पाद
ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगा कि आप इसको कम से कम 1.5 के एक्स के स्पीड से देखें, क्योंकि ये लाइव कभी भी हम वीडियो नहीं लेके आएंगे ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, तो आप फास्ट चीज़ों को देख पाए, ठीक है। तो ये होगा पोंचम पाद, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं श्री राम सागर, श्री राम सागर, ठीक है, श्री राम सागर। और ये कहाँ है? तो आपका तेलंगाना में, ठीक है। ये तो 3 आपको यहां से याद रखना है। एक है जैकवाडी परियोजना जो कि आपका महाराष्ट्र में है, एक है आपका क्या है आंध्र प्रदेश में है, आपका पोलावरम है, और एक है आपका पोंचमपाद या इसको श्री राम सागर बोलते हैं जो कि तेलंगाना में है। गोदावरी याद रखिएगा, इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका त्रिंबकेश्वर से निकला हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं आप बोलूं कि इसका जो लेंथ है, अब मैं लेंथ इसका कितना है मुझे बताइएगा, मैं 14 यहाँ लिख देता हूँ और 2 पॉइंट में आपको यहाँ छोड़ देता हूँ, अब बताइएगा इसका लेंथ कितना है, कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? तो इसका जो ऑप्शन है ये आंध्र प्रदेश में क्या है, एक आपका सिंचाई परियोजना है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर के लिए भी तैयार रहिए, साइंस एंड टेक में आपका बीपीएससी में रहेगा, टीआरई में भी रहेगा, तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। और साइंस एंड टेक को अच्छे से समझ के रखना है। जो अभी समाज में चल रहा है, जैसे एआई रिलेटेड हो गया, कोई क्वांटम चिप हो गया, ये सब बहुत जो अभी आसपास जो चीजें चल रही, जो पेपर में छप रहा है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। अब ये तो खैर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका अर्थमेटिक, ठीक है, लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, देखो कहाँ है अर्थमेटिक, ये है आपका एएलयू का फुल फॉर्म होता है, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो मैं जल्दी जल्दी बोलूँ, आपको उसका आंसर देते हुए जाना है। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि आपका www का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा आपको बताना है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। चौथा आपको अभी बीपीएससी में पूछ लिया गया था, चैट GPT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका CU, ALU के साथ साथ अब यहाँ CU में अलग से लिख देता हूँ। CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और ये दोनों जो होता है ALU और CU जो होता है ये आपका CPU का भाग है, ठीक है। CU मतलब होता है आपका कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ आइए, ठीक है। अगर मैं IP बोलता हूँ तो क्या बोलोगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलोगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और www में बोलो तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लिखता कम हूं ताकि आपको जल्दी चीजें, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का? तो टिम बर्नर ली। मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान रखिएगा जो मैं बोल के आ रहा हूं, टिम बर्नर ली ने किया था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है HTTP। तो HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट, मेरे साथ बोलोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चैट जीपीटी मतलब क्या होता है? तो चैट का चैट रखोगे। जी मतलब होता है जनरेटिव, जी मतलब क्या होता है? जनरेटिव। और पी मतलब क्या होता है? प्री ट्रेंड, प्री ट्रेंड। तो और टी मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर। तो चैट को चैट रखोगे, जी को लिखोगे जनरेटिव। क्या लिखोगे? जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव। और पी फॉर मतलब क्या लिखोगे? प्री ट्रेंड, प्री ट्रेंड। और टी मतलब क्या लिखोगे? ट्रांसफॉर्मर। याद रखना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक है जो आपको याद रखना है, ठीक है। हमने आईपी बताई, ये बताया, ये बताया, ये, ठीक है। उसके बाद एटीएम आपको पूछा जाता है, ऐसे ये बीपीएससी में नहीं बट टीआरई में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपको ये चीज याद रखना है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको डायरेक्टली याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था एक एजेंडा, ठीक है, जो ये ग्रुप फॉर्म किया गया था वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो ये फॉर्म किया था, इसका मेन एजेंडा क्या था? तो आपका ये था कि ऑपोजिशन टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। मेन इसका काम ही यही है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना, जो इस मेन एजेंडा वर्ल्ड सोशल फोरम का काम था, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत सारी चीज यहां से बनी और बहुत क्वेश्चंस एकदम जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल यूपीएससी तक इससे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। एकदम बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव का बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे लिखते जाता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है गामा, ठीक है। मैं ऐसे क्यों, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी, तो गामा। गामा के बाद आपका क्या आएगा, एक्सरे। उसके बाद क्या आएगा, यू। उसके बाद क्या आएगा, वी। उसके बाद क्या आएगा, इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा। उसके बाद क्या आएगा, माइक्रो। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, रेडियो। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले है आपका गामा रे, उसके बाद है एक्सरे, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद है विजिबल मतलब जो दृश्य होता है, उसके बाद है इंफ्रारेड, इंफ्रा मतलब अवरक्त जिसको बोलते हैं, उसके बाद है आपका माइक्रो, और उसके बाद है आपका रेडियो। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। हमने जब एक्सप्लेनेशन हम देखिए पूरी अच्छे तरीके से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हमने लिख दिया है, ठीक है। अब बस इसको फॉलो करना है आपको। जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसको पॉसिबल हो तो की नोट्स में आप लिखा करो, ठीक है, ताकि वो आपके पास हमेशा रहे, ठीक है, और उसको क्विक आप रिवीजन भी कर पाओ। चलिए चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसमें बताएं कि फ्रीक्वेंसी, अब जो चीज़ मैं यहाँ आपको समझाऊं, ठीक है, उसको समझना है और याद रखना है, हमेशा याद रखना। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स आपका होता है, आपका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का बात करें, ठीक है, या हम लोग एनर्जी का बात करें, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका एनर्जी का। मतलब जो आपका आवृत्ति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एनर्जी का। दैट मीन्स कोई भी अगर आपका वेव है, तरंग है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये आपका वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य। अब यहाँ समझ अपना डेवलप कर लो इस चीज़ को, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी का, या कह सकते हो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका फ्रीक्वेंसी का। मतलब किसी भी वेव का अगर एनर्जी ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, तो उसका आपका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। ये दोनों आप समझ गए हो। बट याद रखिएगा किसी भी वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या एनर्जी ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि अगर आप पढ़ते हो विबग्योर, आप पढ़ते होगे कि 7 कलर होता है, तो 7 कलरों जो होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो वो वायलेट का होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो वायलेट का होगा। और सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि रेड का जो होता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और वायलेट का सबसे कम होता है। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा जो 7 कलर आप देखते हो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो बोलोगे वायलेट। और सबसे कम किसका होगा, तब आप बोलोगे किसका, रेड का। और अगर मैं सेम क्वेश्चन अगर मैं फिर से अगर आप पूछ दूं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे किसका, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, दैट मीन्स वायलेट का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो आपका किसका, रेड का। और वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, तो रेड का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है। तो इधर से जो आपको इधर बढ़ रहा है, ठीक है, ये इधर जो है यहां से अगर ऐसे जाओगे तो ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब आवृत्ति इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ आपका एनर्जी ऊर्जा भी इंक्रीज हो रहा है। बट इधर से इधर आने से क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ जो है ये घट रहा है और ये दोनों जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है। अब आइए इसमें हम लोग आते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह वो आपको वेवलेंथ दे सकता है, फ्रीक्वेंसी की जगह आपको वो एनर्जी दे सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको वो दे क्या रहा है। अब देखो सबसे पहले यहां दिया है फ्रीक्वेंसी दे चाहे एनर्जी दे, तो देखो यहां रेडियो है, रेडियो लास्ट में आता है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं एक्सरे। एक्सरे हो सकता है, क्यों, क्योंकि गामा रे आपका नहीं दिया हुआ है, तो एक्सरे हो सकता है, ठीक है। इसमें भी एक्सरे दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है, चलो ठीक है। सी वाला भी हो सकता है। डी वाला अवरक्त, अवरक्त मतलब होता है इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड तो बीच में है, ये पहले ये एक्सरे से कैसे, एक्सरे लास्ट में कैसे हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो आइदर बी होगा चाहे सी होगा। आगे देखते हैं, एक्सरे के बाद दिया हुआ है कि आपका अवरक्त, चलो ये हो सकता है, बट एक्सरे के बाद आपका रेडियो दिया हुआ है और अवरक्त आपका लास्ट में दिया है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। सबसे पहले यहाँ आपका एक्सरे, यू भी आपका नहीं दिया है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है इंफ्रा और उसके बाद है आपका रेडियो, ठीक है, समझ में आया। अगर यही एनर्जी दिया रहता तभी भी आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर बी ही रहता,
ठीक है, बी ही रहता। और अगर आपका यहां दिया रहता हो कि किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो जस्ट इसका ये ऑपोजिट हो जाता है, ये सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, समझ में आया? अब कुछ जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए हम थोड़ा डिस्कस करें। अब मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं जो आपको सुनना है। सबसे पहले देखिए, आपने गामा यहां बात किया तो गामा याद रखना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि अल्फा और बीटा और गामा तीन आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका रे। देखो अल्फा और बीटा जो है ये रे है, किरण है, किरण, ठीक है। ये चुंबकीय तरंग नहीं, क्या है आपका, ये सिंपल किरणें हैं। पर जो आपका गामा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट मींस विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं क्या कोई चार्ज होता है गामा पे, तो आप बोलोगे नहीं होता है। बट क्या अल्फा पे कोई चार्ज होता है, तो बिल्कुल होता है। आप हमेशा याद रखना अल्फा पे +2 चार्ज होता है। क्या होता है आपका, देखो एक आपने पढ़ा होगा अल्फा, दूसरा आपने पढ़ा होगा बीटा और तीसरा आपने पढ़ा होगा गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों निकलता है जब भी कोई रेडियोधर्मिता शो करता है ना। तो जब भी अल्फा, बीटा, गामा जब निकलता है, जब कोई भी रेडियोधर्मिता होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये क्या आपका किरणें हैं, डेट मीन्स आपके रेज है। बट जो गामा जो है ये आपका क्या है, आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसीलिए क्या होता है गामा पे याद रखिएगा हमेशा इस पे +2 चार्ज होता है। अगर मैं बोलूं कि गामा पे कौन सा चार्ज होता है तो +2 चार्ज होता है। और इक्वल टू क्या होता है आपका, हमेशा याद रखना इक्वल टू हेलियम न्यूक्लियस। इक्वल टू अगर बोलेगा गामा किसके इक्वल होता है, तो हेलियम का जो केंद्रक होता है, हेलियम का जो केंद्रक होता है, हेलियम का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जितना चार्ज होता है उतना ही आपके अल्फा पे होता है, डेट मींस +2 ई भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब जो बीटा है, बीटा पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, अच्छे से याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अल्फा और बीटा का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। और गामा का डिस्कवर किसने किया था, तो पॉल विलार्ड ने किया था, पॉल विलार्ड ने किया था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फा, बीटा, गामा में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका है, पेंट्रेटिंग पावर किसका है, तो आप सबको पता होगा वो है गामा का। क्यों, क्योंकि सबसे एनर्जी इसमें ज्यादा होता है। अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, पूछा जाए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसमें होता है, आयोनीकरण किसमें होता है, तो वो होता है आपका गामा में होता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर चार्ज है, तो आयोनाइजेशन ये करता है, आयोनीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, जो आपके दरोगा में भी पूछा गया और आपके बीपीएससी के जो टीआरई के पेपर उठाओगे बहुत बार पूछा गया है। जब अल्फा, मान लीजिए अल्फा अगर निकलता है किसी रेडियोधर्मिता से, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक तत्व है, अगर उसमें अल्फा निकला तो उसमें कितना आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज होगा, दैट मीन आपका परमाणु संख्या और आपका द्रव्यमान संख्या उसका चेंज होगा। आप देखो, मान लो कि ये मैं x लिखता हूं, यहां z मतलब होता है आपका परमाणु संख्या, ठीक है, और ये a मतलब होता है आपका द्रव्यमान संख्या, दैट मीन्स मास नंबर। ये है आपका एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर, और ये जो है आपका क्या है, ये है आपका सिंपल क्या है, तो ये है आपका कोई तत्व है। तो अगर इस पे अल्फा निकलता है तो हमेशा याद रखना जो मास नंबर में 4 का चेंज आएगा, अच्छे से याद रखना, इसमें ऑलरेडी इक्वेशंस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें 4 पे चेंज आएगा। और जेड पे कितना पे चेंज आएगा, 2 पे चेंज आएगा। मतलब जब भी अल्फा निकलेगा किसी तत्व से, ठीक है, तो उसका जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, 4 से घट जाएगा और परमाणु संख्या जो है उसका 2 से घट जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ के रखना है जब अल्फा निकलेगा। बट अगर मैं बोलूं कि यही बीटा अगर निकलता है, तो अगर बीटा निकलता है तो याद रखिएगा मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपका जेड का जेड रहेगा, और ए में क्या होता है आपका +1 हो जाता है, ठीक है। मतलब मास नंबर जो है ए में कोई चेंज नहीं आएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, बट जो इसका परमाणु संख्या है, ठीक है, परमाणु संख्या जो है इसमें क्या होता है +1 हो जाता है। ये इक्वेशन आ चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। जब भी अगर आपका अल्फा निकलेगा तो आपका जो मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या जो है आपका 4 से घट जाएगा और परमाणु संख्या जो है 2 से घट जाएगा। बट अगर बीटा निकलेगा तो आपका जो मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और एटॉमिक नंबर जो है 1 से आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर होता है मतलब होता है परमाणु संख्या, और मास नंबर मतलब होता है आपका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और गामा में क्या होता है, अगर गामा कभी निकलता है किसी तत्व से तो कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि गामा पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें काफी चीजें सीखने के लिए, बट अभी एटलीस्ट इतना जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सा, ठीक है, जो किरण होता है जिसको हम लोग दर्द से राहत के लिए यूज करते हैं, सेकने के लिए यूज करते हैं, तो वह इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, क्योंकि जितने भी हीटिंग वाली जो चीज होते हैं, जो हीट हमें देता है, चाहे हीटर से कोई चीज निकल रहा है तो वो भी इंफ्रारेड निकल रहा है, पहला पॉइंट। इसीलिए इसको क्या होता है, दर्द राहत के लिए यूज किया जाता है, कौन सा, तो इंफ्रारेड, ठीक है।
पूछा जाएगा रिमोट में कौन सा होता है, तो IR होता है। रिमोट का जो सिग्नल ऐसे रिमोट दबाते तो कौन सा है, तो उसमें भी इंफ्रारेड रेज निकलता है। ठीक है, इतना बेसिक है, अभी इतना ही रखिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जहां थोड़ा डिस्कस करने लायक है वहां हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग क्वेश्चंस पे फोकस रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कि व्हाई इज नेशनल टेक्नोलॉजी सेलिब्रेटेड। अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, बस स्टेटमेंट बेस दे दिया गया है, तो थोड़ा समझ तो जरूरी है कि चेक किया जाए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो पहला है कि रमन प्रभाव की खोज हुई थी, मतलब स्मृति में, उसके याद में, विश्व सूर्या की आपका जयंती में। ठीक है, उसके बाद है परमाणु परीक्षण का सफलता की याद में। ठीक है, और चंद्रयान के। देखो आपको कुछ चीज में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना कि 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। परमाणु जो परीक्षण जो हुआ था 2 हुआ था। पहला जो हुआ था आपका 18 मई को हुआ था। ठीक है, 18 मई को जो हुआ था, और ये हुआ था आपका 1974 में। ठीक है, 1974 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका कब हुआ था, 11 मई 1998 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना। इवन मैंने आपको नोट्स में भी ये मैंने प्रोवाइड किया था, चेक कर। ठीक है, और इसको बहुत ही डिटेल से ये चीज़ मैंने आपको करवाया था, लिखा होगा ये सब चीज़। चलिए ठीक है, तो ये पहला है आपका 18 में, और इसको जो नाम दिया गया था, ये दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और ये सब कहाँ में हुआ था, तो ये सब पोखरण में हुआ था। इसको पोखरण टेस्ट 1 भी बोला जाता है, इसको पोखरण टेस्ट 2 भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो पहला जो टेस्ट हुआ, तो पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पहला जो परमाणु टेस्ट हुआ, वो कब हुआ, तो 18 मई 1974 को हुआ, जिसका हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो हुआ था, ये हुआ था 11 मई 1998 में हुआ था, और इसका हम लोग ने नाम दिया था शक्ति। और यहीं से निकलता है आपका ये 11 मई, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कि परमाणु परीक्षण के सफलता की याद में, क्योंकि 11 मई 1998 में दूसरा आपका पोखरण टेस्ट हुआ था, जिसको हमने नाम दिया था शक्ति, और पहला हुआ था 18 मई 1974, जिसका हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। और इसके बाद हमारा देश परमाणु संपन्न हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, पहला हमें दिया हुआ है कि रमन इफेक्ट। ठीक है, जो रमन इफेक्ट जो है, ठीक है, जो हम लोग साइंस डे जो मनाते हैं, जैसे कि 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय साइंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपको इन्होंने क्या किया था, 1928 का समय था। ठीक है, 1928 का समय था। उस समय क्या करते हैं, रमन इफेक्ट का डिस्कवर करते हैं। और 1930 में क्या होता है, इनको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है। तो रमन प्रभाव की खोज में हम लोग राष्ट्रीय साइंस डे मनाते हैं, जो कि 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। एम विश्वेश्वरैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इनके याद में हम लोग 15 सितंबर को इनके ही याद में हम लोग नेशनल इंजीनियर डे मनाते हैं। तो नेशनल इंजीनियर डे जो हम लोग मनाते हैं, इनके ही याद में मनाते हैं। चंद्रयान 3 जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपको पता है ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये जो आपका 23 अगस्त को ये लैंड किया था, 23 अगस्त, और आपका 23 अगस्त 2023 को क्या हो गया, ये लैंड किया। ठीक है, और इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को अगर पूछा जाए अंतरिक्ष दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, राष्ट्रीय नेशनल स्पेस डे हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि 23 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा जो ये मिशन है, ठीक है, आपका चंद्रयान 3 जो है क्या हुआ था, वो आपका लैंड किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, इसका मतलब रोवर का नाम क्या था, ठीक है, लैंडर का नाम क्या था, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान नाम था। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना। तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं, ठीक है, व्हाट डज ग्रीन केमिस्ट्री एम्फेसाइज। ठीक है, हरित रसायन विज्ञान में देखो, जब भी कोई ग्रीन चीज आ जाए, ग्रीन चीज मतलब ऐसा कोई चीज, ठीक है, ना ही वो नेचर को हार्म करता हो और ना ही वो कॉमन जो पीपल है, ठीक है, जो हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, ना ही वो ह्यूमन बींग्स मनुष्य के लिए हानिकारक हो। तो जो भी केमिस्ट्री, जैसे कि आप देखते हो एटम बम हो गया, ठीक है, एटम बम भी कैसे बना, केमिस्ट्री का यूज करके, रसायन शास्त्र का यूज करके हमने समझा कि नाभिकीय विखंडन होगा, न्यूक्लियर फिजन होगा, तो हम लोग उससे एटम बम बना सकते हैं। हाइड्रोजन बम का हमने कंसेप्ट समझा कि न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, नाभिकीय संलयन होगा, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। तो जो रसायन का क्या करना है, यूटिलाइज इस तरीके से करना है ताकि उससे जो भी जो हार्जेडस मतलब ऐसी चीजें
में जो उससे बाहर आता है, जिससे मनुष्य को और इस वातावरण को खराबी हो सकता है, ठीक है, उसको खत्म किया जाए। तो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब यही होता है कि खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादों को कम या खत्म करना, रिड्यूसिंग द एलिमिनेटिंग हजार्डस सब्सटेंसेस। इन जो भी केमिकल प्रोसेस, जो भी हम लोग रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा अगर निकल रहा है जो मानव के लिए या वातावरण के हानिकारक है, उसको कम किया जाए या पूरी तरीके से खत्म किया जाए। उसके बाद है आपका कि लाला लाजपत राय, थोड़ा फास्ट करते थे तो 50 क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं बोलता ज्यादा हूं, ठीक है, आप सुनने पे फोकस रखना, की पॉइंट्स में लिख दूंगा, ठीक है। लाला लाजपत राय, सबको पता है लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता था, तो शेरे पंजाब बोला जाता था। लाला लाजपत राय, क्या मैंने बोला, लाला लाजपत राय। सबसे पहला पॉइंट आपने ये समझा कि इनको शेर ए पंजाब बोला जाता था। क्या बोला जाता था, शेर ए पंजाब बोला जाता था, शेर ए पंजाब। दूसरा याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा था अनहैप्पी इंडिया, तो आपको पूछा जाएगा कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखा था। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 1920 का जो एक स्पेशल सेशन हुआ था, 1920 का स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता में। कहां हुआ था, 1920 का स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय ही उसके अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि आपका असहयोग आंदोलन पास नहीं हो पाता है, तो फिर से एक और सेशन होता है 1920 में ही नागपुर में। कहां, नागपुर में, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो राघवाचार्य होते हैं। और 1920 वाला सेशन जो आपका नागपुर में होता है, वहां क्या होता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास हो जाता है। पर स्टार्ट कहां से होता है, तो 1920 का सेशन जो होता है आपका, जो होता है कोलकाता में, स्पेशल सेशन यहां होता है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, आपके लाला लाजपत राय होते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा बिहार केसरी हम लोग किसको बोलते हैं, तो हमको याद रखना है श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं, जो कि पहले हमारे चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। बिहार विभूति किसको बोलते हैं, तो अनुराग नारायण को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार विभूति बोलते हैं। अगर आपको बोले कि देश रत्न, ठीक है, या अजात शत्रु किसको बोलते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको क्या बोलते हैं, देश रत्न या अजात शत्रु हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। लोक नायक किसको बोलते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक बोलते हैं, लोक नायक, ठीक है। किसको बोलते हैं, तो आपको लोक नायक हम लोग जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है। और आप मुझे ये कमेंट कीजिएगा कि कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को उनको लोक नायक बोला जाता है, और कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला जाता है। तो समझ के रखना, लोक नायक जेपी, जननायक आपका कर्पूरी ठाकुर। Which of the following is a source of DC करंट, फास्ट बताइए, इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट करंट का सोर्स है, बताइए आप, ठीक है। देखिए, तो अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, याद रखिएगा, वोल्टेज को अप डाउन करता है। क्या करता है, वोल्टेज को अप डाउन करता है, ये करंट को चेंज नहीं करता, हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा एसी पे काम करता है, मतलब आपका अल्टरनेटिंग करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ है डीसी का सोर्स, तो डीसी सोर्स कौन है, सिंपल है, जो लिथियम आयन बैटरी होता है। आपका जितना भी मोबाइल, उसमें कौन सा बैटरी है, तो लिथियम आयन बैटरी, जो कि डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट करंट देता है आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर, अच्छे से याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर से बनता है, ठीक है, अर्धचालक से बनता है। ये चीज याद रखिएगा। इसका यूज क्या क्या कहते हैं, स्विच बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीफायर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट, तो डीसी करंट का सोर्स ये है, ट्रांसफार्मर मैंने बता दिया, ट्रांजिस्टर मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। यहां पूछा है कि अर्थव्यवस्था के बारे में, बच्चे मिक्स्ड, ठीक है, जो आपका मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होता है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, उसका मतलब क्या होता है। इसका दो परिभाषा आपने पढ़ा होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होता है जहां कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, दैट मीन्स आपका पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भारत जो है किसका एग्जांपल है, आपका कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों का एग्जांपल है। यहाँ गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलके काम करते हैं, तो यहाँ क्या है, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का दूसरा डिफिनेशन ये भी होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और आपका पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हो, जो कि भारत में करता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखोगे बहुत सारे कंपनी है जो पीएसयू है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कंपनी जैसे कि जियो है, जो कि टोटली किसी एक आदमी के द्वारा ऑन किया जाता है। तो वही हो गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब दो है, एक तो आइदर प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर रहता हो, दैट मींस सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों रहता हो, या दूसरा इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि आपका पूंजीवाद और आपका समाजवाद, दैट मींस कैपिटलिस्ट, और आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों रहते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट यूएसए है, ठीक है, सोशलिस्ट कौन है, आपका रसिया है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफर। ठीक है, छोटी दूरी का अगर डाटा अगर हम लोग को ट्रांसफर करना हो तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं? सैटेलाइट फोन। ठीक है, सैटेलाइट फोन मतलब पता है क्या होता है? सैटेलाइट फोन मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फोन जो आपका सामने वाला टावर से उसको मतलब भी नहीं, वो डायरेक्टली जो आपका स्पेस में रखा हुआ है उससे रिलेटेड होता है सैटेलाइट फोन। ठीक है, स्मार्टफोन आपको पता है, स्मार्टफोन का डिस्कवर किसने किया था? जो भी आपका मोबाइल अगर देखते हो तो मार्टिन कूपर ने किया था। अच्छे से रखना, मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है कि जो भी चीज आप स्टोर करते हो, ठीक है, जो भी चीज आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, वो आप किसी अपने डिवाइस में नहीं, जैसे मोबाइल में कोई चीज आप स्टोर करके रखते नहीं, क्लाउड में कर रहे हो, मतलब क्या है? वो आपका इंटरनेट में ही कहीं आपका स्टोर करके आपने रखा है। तो ब्लूटूथ इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, उसके बाद है ये, फिर क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है, एक तरल पदार्थ को दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है? ठीक है, व्हाट इज द डिस्पर्स ऑफ वन लिक्विड, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशंस का आपका ये, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इमल्सन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार, अब जो ईजी है उसको डिस्कस करके क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो इमल्सन का जो एग्जाम्पल होगा, सबसे पहले मिल्क, मिल्क आपको याद रखना एक इमल्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इमल्सन को पायास भी बोला जाता है हिंदी में। फेस क्रीम, फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है? आपको याद रखना है फेस क्रीम, यहां मैं शेविंग क्रीम नहीं बोला हूं, तो फेस क्रीम और मिल्क जो आपके इसका इमल्सन का एग्जाम्पल है। एरोजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोजोल बहुत अच्छे से मैंने ये सब चीज आपको करवा रखा है। ठीक है, एरोजोल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एरोजोल, ठीक है, एरोजोल एयर वाला चीज मैंने बताया था। तो एयर में क्या हो सकता है? इधर पानी आके मिल जाए, या एयर में क्या हो सकता है, या आपका कोई ठोस आके मिल जाए। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या क्या समझाया था? सिंपल मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि धुंध हो, ठीक है, कोहरा हो, बादल हो, या धुआं हो, ये सब जो आपका किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, धुंध, कोहरा, बादल और धुआं किसका एग्जाम्पल है? एरोजोल, दैट मीन्स स्मोक। ठीक है, मिस्ट, फॉग या क्लाउड, जो मैंने बोला हिंदी में वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद एक यहां इंपॉर्टेंट है जेल। जेल का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? तो जैसे कि आपका मक्खन, ठीक है, मक्खन, मक्खन किसका एग्जाम्पल है? आपका यह, तो जैसे कि मक्खन हो गया, बटर हो गया, ठीक है, चीज हो गया, ठीक है, या जेली हो गया। मक्खन, मक्खन और आपका जो मक्खन होता है, ठीक है, या मतलब बटर होता है, चीज होता है, ये सब जो एग्जांपल किसका है? आपका जेल का एग्जांपल है। आपको अच्छे से याद रखना है, एरोजोल पक्का याद रखना, इमल्सन पक्का याद रखना और जेल पक्का याद रखना। ठीक है, इसका क्या होगा? ये आपका इमल्सन का आपका मिल्क एग्जांपल हो जाएगा, पानी में जब हम लोग पानी मिलाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये है हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर इतना। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना है जो मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले समझना, अब बहुत अच्छे से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले आप समझो, वन निब्बल, निब्बल अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया। वन निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट। बिट जैसे कि 0 एक बिट है, 1 क्या एक बिट है, और हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो काम करता है वो 0 या 1 पे, 0 या 1, 0 मतलब नो, 1 मतलब यस, 0 1 0 1 0 1 से ही पूरा संसार खत्म कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। तो एक निम्बल इक्वल तो होता है 4 बिट, आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है जो मैं अभी आपको बताता हूं, देखो उसके बाद आपको याद रखना है 8 बिट। 8 बिट, या आप इसको इस तरीके से लिख लो, 1 बाइट इक्वल टू होता है आपका 8 बिट। क्या होता है? 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। तीसरा आपको याद रखना है, यहां देखिए, उसके बाद आपको याद रखना है कि 1 किलो बाइट इक्वल टू होगा। ठीक है, अब हमने 1 बाइट लिखा, ठीक है, अब देखो तो 1 KB इक्वल टू कितना होगा? तो 1024 बाइट होगा। ठीक है, 1 KB इक्वल टू क्या होगा? 1024 बाइट होगा। और फिर से अगर मैं चौथा लिखूं, ठीक है, तो अगर मैं 1 MB लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? 1024 क्या हो जाएगा? 1024 क्या हो जाएगा? MB। ठीक है, और MB के बाद में अगर GB लिखता हूं तो 1 GB, तो 1 ये क्या लिख दिया? 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, और 1 MB इक्वल टू 1024 किलो बाइट। ठीक है, और उसके बाद है किलो बाइट हो गया, और 1 GB इक्वल टू हो जाएगा 1024 MB। अब इसके बाद फिर से क्या होगा? 1 GB इक्वल टू 1024 MB। फिर से 1 TB इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेट्राबाइट। देखो सबसे पहले है, देखो 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट। बिट
1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB इक्वल टू 1024 किलो बाइट, ठीक है, और 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट और GB मतलब गीगाबाइट। और एक और आप याद सकते हो 1 TB इक्वल टू 1 TB मतलब टेट्राबाइट, 1024 क्या हो जाएगा 1024 GB, ठीक है। तो ये लिख लेना, आपको पता होना चाहिए कि 1 निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट, ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट, ठीक है, और 1 किलो बाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट, 1 MB इक्वल टू होता है 1024 किलो बाइट, ठीक है, और 1 GB इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट, और 1 TB इक्वल टू होता है 1 टेट्राबाइट इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट, ठीक है, यही है। अब देखो यहां पूछा है कि हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर, ठीक है। अब बाइट पूछा है, ठीक है, बाइट, एक बाइट में कितना बिट होता है, एक बाइट में कितना, तो मैंने आपको समझाया कि एक बाइट में होता है 8 बिट होता है, ठीक है, और 0 1 बिट है, 1 क्या है 1 बिट है। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये टोटल कितना हो गया 8, ये टोटल कितना हो गया 8, क्योंकि ये एक एक बिट है। तो एक बाइट में कितना बिट होता है 8 बिट होता है, 8 बिट ये हो गया, 8 बिट ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाओगे 8 बिट ये 8 बिट ये, और 1 किलोबाइट में, ठीक है, मतलब एक बाइट में कितना बिट 8 बिट, तो एक यहां हो गया एक यहां हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2 बाइट हो गया, ठीक है। तो यही ना पूछा है हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर, ठीक है। तो टोटल यहां 16 बिट दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका 2 बाइट दिया, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका 2, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नाटो। नाटो के बारे में सबको पता है, नाटो कब फॉर्म हुआ था, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि 1949 में फॉर्म हुआ था। चलो इजी दे दिया 1949। देखो अगर नाटो का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नाटो, ठीक है, नाटो, ठीक है, नाटो, तो नाटो का अगर हम लोग बात करते हैं तो नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ था ये अप्रैल का महीना 1949 में हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये चीज याद रखना है। दूसरा, इसका जो आपका हेड क्वार्टर कहाँ है आपका, तो हेड क्वार्टर जो है ब्रुसेल बेल्जियम में है, ब्रुसेल बेल्जियम, ब्रुसेल बेल्जियम। तो आपका इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल बेल्जियम, ब्रुसेल बेल्जियम में, ठीक है। कब ये फॉर्म हुआ, अप्रैल 1949 में ये फॉर्म हुआ, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें टोटल देश अभी कौन है, कितने हैं, तो 32 है। 2 जो सबसे नया देश है कौन है, स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन का कैपिटल क्या है, बर्न, फिनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, हेलसिंकी, फिनलैंड का हेलसिंकी, स्वीडन का बर्न, याद रखिएगा। तो 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ, हेड क्वार्टर आपका ब्रुसेल बेल्जियम में है। 32 टोटल अभी इसमें कंट्री है, स्वीडन और फिनलैंड सबसे भी नया वाला इसका है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। और याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा है अगर पूछे तो वो आपका नाटो ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लुईस के ऊपर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लुईस थ्योरी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखो लुईस एसिड और लुईस बेस का आपको कंसेप्ट, एसिड मतलब होता है आपका अम्ल, बेस मतलब होता है आपका क्षार, ठीक है। लुईस एसिड एंड लुईस बेस, ठीक है। अब देखो लुईस अगर एसिड का हम लोग बात करते हैं, लुईस एसिड का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लुईस अगर एसिड का हम लोग बात करते हैं या लुईस बेस का हम लोग बात करते हैं, लुईस बेस का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले याद रखना लुईस एसिड का बात करें या लुईस बेस, लुईस का जो कंसेप्ट था वो था बेस्ड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किसका, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब कोई चीज 2 में जब होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड था। तो कोई भी, ठीक है, जब हम लोग एसिड का बात करेंगे, लुईस एसिड का बात करेंगे तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, मतलब लेगा। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर, हमेशा इलेक्ट्रॉन पे कंसेप्ट इसका बेस था, सिंपल याद रखना, प्रोटॉन पे नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को देगा वो बेस होगा, ये याद रखिएगा। कौन सा गलत है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया है, इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया कि क्षार एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा, बिल्कुल सही है। बेस डोनेट एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, बिल्कुल सही है। इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर, यही गलत है, ठीक है। इसने इसमें कहा
कि अमल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। पूछा कौन सा इसमें गलत है, तो जो गलत है आपका यही वाला गलत है, क्योंकि प्रोटॉन पे उसका कंसेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉन पे उसका कंसेप्ट था। नेक्स्ट आइए, थोड़ा फास्ट करेंगे जो इजी होगा। लाइनेक्स, लाइनेक्स आपको पता होगा, लाइनेक्स अब याद रखना कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बहुत बार ये सब क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज, विंडोज क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैं बोलूँ लाइनक्स, लाइनक्स क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूँ उबुंटू, उबुंटू, उबुंटू क्या है, तो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोज क्या है, तो ये अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पूछा है कि लाइनेक्स जो अपना जो भी आपका प्रोग्राम हो कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोसेस में करता है। अगर नहीं समझ में आया कुछ बात कोई बात नहीं, अब याद रखना लाइनेक्स जो है प्रोसेस में करता है। आप इसको पढ़ भी नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ने जाओगे, अगर आपको आता है तो आता है, ठीक है। उसके बाद ओसोलेट, देखो ओसोलेट क्या था, एक क्वांटम, जैसे कि आपका भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन से राज्य में बनेगा बताइएगा, हमने आपको पढ़ाया है। यहां बोला है कि ओसोलेट क्या है, ओसिलोट क्या है, ओसिलोट, ठीक है। तो ये क्या है कि कंप्यूटिंग चिप है जो कि अमेज़न ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। Which of the following characteristics is a chemical reaction, ये आप यहां समझने वाला है, ठीक है, आज टाइम लगेगा लेकिन इसको आपको समझना है। अब इसको देखिए, Which of the following is a characteristics of chemical reaction, इसमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन का आपका क्या है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का गुण है। Which of the following is a characteristics of chemical reaction, यहां पूछा गया, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। बोला है कि इसके लिए हमेशा उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो उसके लिए हमेशा केमिकल रिएक्शन का जरूरत पड़ता है। दूसरा देखिए, इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा है यह केवल ठोस पदार्थों में होता है, और चौथा है कि यह सिर्फ गैस में होता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ क्या है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा सही है एक केमिकल रिएक्शन के लिए। तो क्या ये सिर्फ गैस में होता है, बिल्कुल नहीं, गैस में नहीं होता है, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या ये सिर्फ आपका सॉलिड में होता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड में होता है। क्या इसके लिए हमेशा हीट चाहिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको हीट चाहिए होता है। इसका जो सही आंसर होगा बी। अब एक एक को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। सब इसका बी वाला जो है ये सही है किसी भी आपका रासायनिक प्रक्रिया। सबसे पहला बोला है कि इसमें हमेशा हीट चाहिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, उष्माक्षेपी, मतलब उसमें एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी लेगा नहीं। तो जो रिएक्शन एनर्जी, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी निकलता है, हीट भी क्या है, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक ऊर्जा का फॉर्म है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकलता है तो उसको हम उष्माक्षेपी या करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो उसमें क्या हो गया, हीट तो ले नहीं रहे, दे रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। और एक होता है एनर्जी को लेता है, जिसमें उष्माशोषी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपका जिसमें हीट लेगा, मतलब एनर्जी लेगा, क्या होगा, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि देखो 6CO2 6H2O, ठीक है, यहां होता है आपका क्लोरोफिल और सनलाइट, ये क्या फॉर्म करता है C6H12O6, जो कि क्या है आपका ग्लूकोज है, और प्लस यहाँ 6O2। ये आपका प्रकाश संश्लेषण का क्या है आपका, अच्छे से देख लेना, ये क्या आपका रिएक्शन है। ये रिएक्शन का अगर देखोगे तो यहाँ एनर्जी लेता है, सूरज से हीट एनर्जी लेता है, तो ये क्या हो गया, उष्माशोषी हो गया, दैट मीन्स इंडोथर्मिक हो गया, एनर्जी ले रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हीट ले रहा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो बात सही यहाँ लग रहा है कि हीट लेता है, ऑलवेज रिक्वायर हीट, तो यहाँ तो हीट ले रहा है। बट यही मैं आपको रिएक्शन चेंज कर दूं और एक केमिस्ट्री का अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हो आप लोग, या सिंपल चूना बोलोगे, इसको अगर मैं रिएक्ट कर देता हूँ आपका, उसमें अगर मैं रख देता हूं आपका पानी, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और प्लस बहुत सारा हीट रिलीज करता है। आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था बीपीएससी के किसी एग्जाम में, ठीक है, कि कौन सा ऐसा मतलब इक्वेशन दिया होता है किसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है सिंपल, उसको जब वाटर के साथ उसमें आप उसको मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको क्या बोला जाता है, चूना पानी, स्लैक लाइम बोला जाता है, या इसको स्लैक लाइम बोला जाता है, या लाइम वाटर बोला जाता है, ठीक है, मतलब चूना पानी भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो आपका चूना पानी बोलते हैं, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, या स्लैक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये फॉर्म होता है और ये हीट निकलता है। तो ये तो समझ में आया कि ऊपर वाला गलत है, इसमें नया कुछ बनता है, ये सही है। यहाँ इन दोनों को मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ इन दोनों को मिलाया, यहाँ ये बन गया, तो ये सही है, ठीक है।
ये सिर्फ गैस में होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोडियम क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और Cl क्या है, क्लोरीन, मान लो क्लोरीन है तो ये आपका नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि हम लोग एसिड को ले लेते हैं, ठीक है, एक सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है, सॉलिड ले लेते हैं मतलब सोडियम ले लेते हैं, और कोई एक एसिड ले लेते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में, तो ये क्या, ये सॉलिड है, लिक्विड है, और ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना, हमने सॉलिड भी लिया, यहाँ HCl जो है हमने लिक्विड में ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सॉलिड में होगा, सिर्फ गैस में होगा, ये किसी में भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि क्या हम तत्व ले रहे हैं। तो ऑक्वर इन ओनली गैस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस में होता है, ठीक है। अगर सिर्फ क्या है, ठोस में होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया। अब इसी तरीके से आप एग्जाम में भी चीज़ों को एनालाइज करोगे, लगे कि कुछ चीज़ गलत है तो आप अच्छे से कर लोगे। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखिए इसमें है कि व्हाट इज द इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट देश, अराउंड 5 प्रोडक्ट है जिसमें कि इंडिया अपना देश से बहुत वो भेजता है, जिसमें से एक है आपका रिफाइंड पेट्रोल, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है रिफाइंड पेट्रोल, ठीक है। ये करंट में आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक और साइंस, ये बीपीएससी का जो एग्जाम होता है 69, इसी पे क्वेश्चंस घुमा के थोड़ा पूछा था। देखो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज 2.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है अपवर्तांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर मैं बात करूं, अपवर्तांक का अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अपवर्तांक का अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, ध्यान से देखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम। स्पीड जो होगा, लाइट का जो स्पीड होगा जो वैक्यूम में होगा, ठीक है, वो वैक्यूम मतलब निर्वात। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होता है, निर्वात में होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड मतलब उसका चाल, और स्पीड ऑफ, ठीक है, लाइट जो भी आपका मीडियम दिया होगा, जो भी आपका माध्यम दिया होगा। तो सबसे पहले यहां निकालना है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उस माध्यम का अपवर्तांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग कितना है, इतना है। तो स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में क्या होता है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होगा, ये हमेशा मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 10⁸ कट जाएगा, 3/2 आएगा, डेट मीन्स ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/5। अब जो मैं यहाँ समझाना चाहूँ, आप ध्यान से समझना, चाहे बीपीएससी ट्री का जितना का पेपर उठाओगे, चाहे आप स्पेशल ये ग्रेजुएट कंबाइंड जो आपका लेता है एसडीएम डीएसपी आप लोग बनोगे जिसके थ्रू, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जो भी अपवर्तांक होता है, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि वो मीडियम कितना डेंसर होगा। डेंसर मतलब होता है सघन, ठीक है। तो किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का अगर वो जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही डेंसर होगा, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। ग्लास, वाटर, इसलिए पूछा गया था इसमें किसमें एकदम अरेंज करके दिया हुआ था, इसमें किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, तो जो जितना सघन होगा, ठीक है, उसमें उसका स्पीड ऑफ लाइट उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ आपको समझ के रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैं यहाँ फिर से आपको एक चीज़ लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स अपवर्तांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना वो मीडियम डेंसर होगा, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जिसका जितना मीडियम डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतना ही कम होगा। मीडियम डेंसर, मीडियम जितना सघन होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा, और उसका, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। तो अगर मैं दो मीडियम देता हूं ए और बी, अगर मैं बोलता हूं कि मीडियम ए का, ठीक है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के कंपेयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम बी में जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है, ठीक है। बाकी से बहुत सारे क्वेश्चन है। CSV मतलब क्या होता है, CSV मतलब क्या होता है, क्या ये डेटा है, पाइथन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो याद रखना CSV मतलब ये क्या होता है, एक टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसको बोला जाता है कमांड, इसको क्या बोला जाता है, कमांड कुछ इससे रिलेटेड था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, हाँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, इसको बोला जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ठीक है,
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, डायरेक्टली इसमें कुछ है नहीं थी, फुल फॉर्म था कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, आपको याद रखना है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत बार पूछा गया दरोगा में, एकदम बार बार पूछा जाता है दरोगा में भी और स्पेशल आपका बीपीएससी में भी। अब देखो इसमें क्या है, देखो अब इसमें टारगेट ये रखना, मैं फिर से पेपर के हिसाब से मैं आपको कराने का, इसमें टारगेट ये रखना कि मुझे वेक्टर क्वांटिटी याद हो। वेक्टर मतलब आपको याद रखना है सदिश राशि, ऐसा राशि, इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, जिसमें आपका सिर्फ डायरेक्शन नहीं देखते हो, ठीक है, मतलब उसका क्या है जो एम्पलीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हो। जैसे कि 2 मीटर नॉर्थ जाना है मुझे, ठीक है, इस तरह, मतलब डायरेक्शन भी वहां हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग इसका वैल्यू नहीं देख रहे हैं। अब देखिए इसको मेन जो आपको याद रखना है, इसमें आप सदिश राशि का याद रखना कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि इसको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया था, टाइप मारोगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, बहुत ही एग्जांपल ले लेके अभी बस याद रखो। जैसे कि आपका वेलोसिटी, वेग, ठीक है, वेग हमेशा याद रखना, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है, बट यही स्पीड जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, याद रखना, ठीक है, अदिश राशि होगा। तो वेलोसिटी, वेग याद रखना, ठीक है। उसके बाद त्वरण, दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है टॉर्क, ये बहुत बार पूछा गया, टॉर्क, टॉर्क क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद जी, स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है ये क्या होता है, ये होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों जो होता है आपका क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी, और उसके बाद आपको याद रखना है दूरी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट जो आपका विस्थापन है, दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब होता है सदिश, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब कुछ चीज में आप कंफ्यूज हो गए, स्केलर क्वांटिटी में किस में आप कंफ्यूज हो गए मैं बताता हूं। हमेशा याद रखना टेम्परेचर, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, ठीक है, सदिश नहीं है, मतलब ये सदिश दिया वो अदिश, ठीक है, तो ये टेम्परेचर। उसके बाद प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। उसके बाद पावर, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, तो हमेशा याद रखना पावर बोले, एनर्जी बोले, प्रेशर बोले, टेम्परेचर बोले, जितना भी है, ठीक है, ये सब जो है आपका क्या है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज सदिश राशि, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका हु इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमिटी जो होता है, तो ये होता है आपका हमेशा याद रखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे कि देखो CSIR आपने सुना होगा, इसका भी हमेशा जो चेयरमैन होता है, ठीक है, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSIR जो होता है, जिसका फॉर्मेशन 1942 में हुआ था, इसका भी जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। उसी प्रकार से आपका जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमिटी जो हो गया, भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति जो होता है, उसका चेयरमैन कौन होता है, तो आपका PM होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रोक क्या है, सबको पता है ग्रोक क्या है, तो जनरेटिव AI है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कल करेंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन। विच कंट्री रैंक टॉप इन द ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स। देखो डिजिटली अगर देखा जाए तो इंडिया सच में बहुत एडवांस बना है, ठीक है। इवन आपका अगर आपको नहीं पता हुआ है तो मैं बता देता हूँ, यूरोप का 2 ऐसा कंट्री है जो UPI एक्सेप्ट किया ऑफिशियली, एक है आपका साइप्रस और दूसरा है आपका फ्रांस, ठीक है। तो याद रखिएगा डिजिटली ग्लोबल वे में जो टॉप पे है वो है आपका इंडिया। अब कुछ जल्दी जल्दी बताओ जो अभी लेटेस्ट रैंकिंग आया है। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 2023 का रिपोर्ट अभी फाइनली 2025 में आया, बताओ इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो 130 है, याद रखना, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको पूछूं कि जो लैंगिक समानता सूचकांक है, दैट मींस जेंडर गैप इंडेक्स, जो इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, जो जिसको जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और इसमें जो इंडिया का रैंकिंग कितना हो गया, तो 131 हो गया, जो कि 2024 में, 2025 का मैं लिख रहा हूं, 2024 में कितना था, तो 129 था और घट गया। तीसरा आपको याद रखना है खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो आपको याद रखना है 118 है, ठीक है। इसका संस्थान भी आप याद रखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। उसके बाद जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आपका लैंगिक असमानता सूचकांक जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच करता है, ठीक है। और आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो UNDP ही करता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, इसमें 130 है, याद रखिएगा। एक है आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें 151 है, इसको कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर करता है।
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, जिसको कौन जारी करता है आपका, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। 2024 में 63 था, बट अब जो हो गया है 71 हो गया है। एटलीस्ट इतना अभी याद रखिए, ठीक है। कैसा लगा क्लास अब जरूर बताइएगा। बाइलिंगुअल हमने पूरा रखने का कोशिश किया ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा तो इस तरीके के ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको इजीली हेल्प करेगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।